चलिए, बिहार में किसकी बहार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस बीच आ रही है गया से, जहां चुनाव के ठीक पहले बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई है। जिले के 3 अलग अलग जगहों पर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद किए गए हैं। इमामगंज के मंजरी पर साचुआ और आंजन के पास आईईडी बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मौके पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की टीम मौजूद है। आईईडी को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने यह साजिश रची होगी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने चुनाव प्रभावित करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। तो यह बड़ी खबर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से आईईडी मिलने की खबर, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, डिफ्यूज कर दिया गया है बम को, और क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी बम डिफ्यूज नहीं किया गया है। मौके पर पहुंची है सुरक्षा बलों की टीम और जो डिफ्यूज करने वाली टीम है वो भी पहुंची है। और बम को डिफ्यूज करने में काफी सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटना हुई है कि आईडी डिफ्यूज करने के दौरान ही विस्फोट हो गई है और जिसमें जान माल की क्षति हुई है। यही वजह है कि काफी सतर्कता यहाँ टीम पहुंची हुई है और डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नक्सलियों के द्वारा ये जो आईडी है वो सड़क के नीचे गया था। अगर इसको ये सुनसान इलाके में की क्षति नहीं होती, लेकिन एक जो माहौल डर का जो भय पैदा करना चाहती थी नक्सली की टीम, उसको जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है और नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। पहले ही नक्सलियों कुछ कर पाते उससे पहले ही इसे बरामद कर लिया है और इसे अब डिफ्यूज किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां से आईईडी बरामद किया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरी यह था, जो नक्सलियों की मंशा थी कि जानमाल का नुकसान नहीं, लेकिन एक दहशत जरूर पैदा हो। लेकिन सूझबूझ से, तत्परता से इस बम को बरामद किया गया है। अब इसे डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है और कई इलाकों के पास से हम आपको बता रहे हैं, कई ऐसे बम हैं जो मिले हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, बाबू साहब पर किए गए बयान पर अब सफाई सामने आ रही है। एसडीओ बाबू, डॉक्टर बाबू शब्द के हवाले से सफाई। भ्रष्टाचार के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यह कहना तेजस्वी यादव का। बाबू साहब पर सियासी संग्राम मच गया है। एसडीओ बाबू, डॉक्टर बाबू शब्द के हवाले से अब सफाई दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं जानता था लोग इसे मुद्दा बनाएंगे, यह कहना है तेजस्वी का। हताशा के कारण कुछ लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। तो तेजस्वी अब सफाई दे रहे हैं। हालांकि उस बयान को सुनना बेहद जरूरी है कि तेजस्वी ने क्या बयान दिया था, खुले मंच से क्या कहा था। उसमें कहीं भी किसी बाबू या फिर किसी कार्यालय का जिक्र नहीं था। उन्होंने जो कहा था वो स्पष्ट तौर पर हम आपको सुना रहे हैं। कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है, एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है। ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। और जो लोग कहते रहे हैं कौन है बड़का साहब छोटका साहब, ये अधिकारी तो हैं। अगर नीतीश जी के राज में अधिकारियों का बोलबाला है, जहां जनता गरीबों की नहीं सुनी जाती है, तो हम तो इस चीज को लगातार बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? तो इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। तो तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि रोजगार कार्ड नहीं चला तो तेजस्वी यादव सवर्णों का अपमान कर रहे हैं। अपने पिता की तरह तेजस्वी भी अगड़ों पिछड़ों के बीच भेदभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रोजगार वाला जो कार्ड है वो तो नहीं चल पाया है, लोगों को भरोसा ही नहीं उन पर है। अब उन्होंने बाबू साहब के जरिए एक जाति विशेष को ही केवल अपमानित नहीं किया है, ये एक सुनियोजित कोशिश है सवर्णों और समाज के बाकी
तबकों के बीच वैमनस्य किसी तरह से भड़काया जाए। दरअसल उनके साथ न पिछड़े हैं, न अति पिछड़े हैं, न दलित हैं। अब वो एक परिवार के नेता हैं, परिवार में भी लोग उनके साथ नहीं हैं। इसकी भरपाई के लिए वो इस तरह के नारों के जरिए जमीन तलाश रहे हैं। निश्चित तौर पर अमर्यादित बयान है, विवादित बयान है, और जो उनका पिता का जो संस्कार था, इनके पिता उन्हीं के पुत्र है ना, लालू यादव जी का पुत्र है। लालू यादव जी ने कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, उसी पैटर्न पर तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं, समाज को तोड़ो, राज करो, ऐसा थोड़े चलता है। और बाबू साहब वाले बयान पर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का बचाव किया। कांग्रेस नेता समीर सिंह ने कहा कि आरजेडी ने इस बार ऊंची जाति के लोगों को टिकट दिया है। नहीं समझते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसी भूल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने बाबू साहब को सर्वाधिक टिकट भी दिया है। और बाबू साहब से जहां तक सामंजस्य बनाने की बात है, इस बार पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक सद्भावना बनाने की दिशा में प्रयास किया है। तो चलिए आपको सीधे जुड़ते हैं, राजधानी पटना में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनते ही जेल की बात सुनते ही निरंतर प्रक्रिया पे प्रक्रिया उनकी तरफ से आ रही है, रिएक्शन दे रहे हैं, परेशान हो गए। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो सिर्फ मैं जांच की बात कर रहा हूं, अभी तुरंत आप थोड़ी ना जेल जा रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों हो गई जांच की बात सुनते ही? दाल में कुछ काला है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं जांच के नाम से? भाई अगर आपको लगता है, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता क्या और उन्हें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है भैया वो इतने भोले हों, इतने अनजाने हों कि शायद जानकारी नहीं हो। जांच में पता चल जाएगा कि भैया इनको जानकारी नहीं दी। बाकी 12 करोड़ लोगों को जानकारी दी, एकमात्र व्यक्ति 12 करोड़ में से एकमात्र व्यक्ति जिसको बिहार में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं, वो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हो सकता है ऐसा संभव हो, पर ये तभी पता चलेगा जब इसके ऊपर जांच होगी। और लोक जनशक्ति पार्टी ने ये निश्चय किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनेगी उसमें जांच करवाई जाएगी। अब जांच से पहले इतनी ज्यादा परेशानी के कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मुझे आप भी में से कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी है कि भैया 7 निश्चय में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कितने घोटाले हुए हैं। आप ही के माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी मिलती है। आप लोग ये अगर खुद ही बता दें कि भैया नहीं, तो मैं मानूंगा। बिहार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात का जिक्र नहीं करता हो कि बिहार में 7 निश्चय में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई एक बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो ये बोले कि बिहार में 7 निश्चय में कोई घोटाला नहीं हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा में निरंतरता में मैं जहां जहां गया हूं, जिस से मैं मिला हूं, हर एक व्यक्ति ने इस बात का जिक्र किया है कि भैया 7 निश्चय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी में हुआ है तो वो इसी योजना में हुआ है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी देना कि भैया अगर बार बार निरंतर, या तो मैंने देखा तो अगर इतनी बात हो रही है इसको लेकर कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोग तो यहां तक बोल रहे कि भैया 40% कमीशन जाता है। जब मैं बिहार में चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने बिहार से एकजुट होकर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब बिहार में बदलाव का वक्त है और बिहार नई इबारत लिखने को तैयार है। नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है। अब बदलाव की बयार है, क्योंकि बदलाव जोश है, ऊर्जा है, नई सोच है और शक्ति है। अब नई इबारत लिखने का समय आ गया है। बिहार के हाथों में गुण है, हुनर है, ताकत है, निर्माण की शक्ति है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भूखमरी ने उनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले दे दिए हैं जो शब्द कहे नहीं जा सकते। इधर कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश से हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादे किए हैं उसका जवाब बिहार की जनता को देना होगा। यानी केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य सरकार का जो 15 साल का शासन है, इन दोनों से
ये पूरे प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, और ख़ास तौर से युवा, ये युवा सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर युवाओं की बगावत हो रही है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए आज प्रचार करेंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम अस्थाना से नालंदा जिले में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम की सभा को लेकर यहां तैयारियां पूरी हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं बिंद हाई स्कूल में, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और अपना चुनावी सभा का संबोधन करेंगे। यहां पर आज जिले में करीब 7 विधानसभा क्षेत्रों में 7 जगह पर सभा का आयोजन किया जाएगा और सभी जगह हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीतीश कुमार अपना तूफानी दौरा करेंगे। यहाँ का नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे और जनसभा को संबोधन करेंगे। हम लोग वो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं भगवान आ रहे हैं। यहाँ की जनता की जो सोच है, कारण इतना काम किए हैं हर क्षेत्र में कि लोग उनके आगमन से उत्साहित है। अस्थाना प्रखंड के तमाम गांव घूमने का काम किया है। यह स्थली नीतीश कुमार जी का जन्म स्थली है। यहाँ लोग सिर्फ उनका दर्शन चाहते हैं, बाद बाकी भारी उत्साह के साथ एनडीओ के जिताने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। यहाँ जो जदयू कार्यकर्ता है और जो काफी उत्साहित है और इन्होंने अभी भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ नालंदा जो गढ़ है नीतीश कुमार का, वो सभी पर कब्जा करेंगे और बिहार में 200 सीटों पर अपना कब्जा जमाएंगे ताकि इनकी सरकार बन सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और गया जिले के 10 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की यहां सारी तैयारियां हैं। गया जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर 4430 बूथ बनाए गए हैं और यहां 29,961 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गया जिले में चुनाव कार्य में करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। हो रहे हैं, इसमें आप सबको पूर्व में मैंने बताया है करीब 4430 पोलिंग स्टेशन है। इसमें 3108 मेन पोलिंग स्टेशन है और 1322 सहायक मतदान केंद्र हैं। यहाँ तो संख्या में जो केंद्रीय बल हम लोगों को मिले हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है राज्य स्तर से भी बल उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 25,000 से अधिक की संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर कटिहार के मनिहारी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी मनोहर प्रसाद पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने का दावा करते हैं। मनोहर प्रसाद का दावा है कि उन्होंने गोगाबेल झील के विकास के लिए कई काम किए। अगर फिर मौका मिला तो पर्यटन के मामले में मनिहारी का कायाकल्प कर देंगे। जो आप बोल रहे हैं गोगाबेल झील, तो अभयारण्य घोषित हो चुका है। मैंने बहुत प्रयास किया, कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किया और उसी के आधार पर उसको अभयारण्य घोषित कर दिया गया। उसका खाली विकास करना बाकी है और विकास होगा। सड़कें तो बन ही गई है, सड़कें और भी दी गई है, इसलिए वह बहुत रमणीक स्थान हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको एक सौंदर्यीकरण के साथ साथ हम अपनी सरकार से भी आगे डिमांड करेंगे कि इसको बड़े पैमाने पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में उसका डेवलप किया जाए। साथ ही साथ गोगा झील, जैसा कि मैंने बताया कि गोगा झील विश्व स्तर पर इसकी पहचान है, लेकिन पिछले जितने भी लोग आए शायद प्रयास किए या नहीं किए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको पूरा सौंदर्यीकरण करके उसको अच्छे से एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब बात चुनावी सीजन में बदहाल मेगा पार्क की। खगड़िया के किसानों की किस्मत बदले, इसके लिए 2015 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास हुआ, लेकिन 5 साल बाद मेगा फूड पार्क चालू नहीं हो पाया, जिससे किसानों में गुस्सा है। बिहार में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा खगड़िया में ही होता है और खगड़िया के किसानों के लिए उस समय एक बड़ी उम्मीद जगी थी जब ये मेगा फूड पार्क यहाँ पे बनाया गया था। 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था और यह उम्मीद जगी थी कि 3 साल में इस मेगा फूड पार्क को उद्घाटन हो जाएगा और फिर यहाँ से जो प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे जो मेगा फूड पार्क है उसके अंदर जो है बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं यहाँ पे, और जो फूड प्रोसेसिंग कार्य शुरू होना था वो अभी तक। फायदा तो होबे करते, मगर वो बनाते उतना तरक्की में तो
धीरे धीरे चल रहा है काम? धीरे धीरे चल रहा है। मेगा फूड पार्क का मतलब होता है कि यहाँ के उत्पाद को बनाना, मकई से हो या जिससे हो, जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करके उस उत्पाद को, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि मेगा फूड पार्क एक गोदाम बना हुआ है जो सारे मकई को खर के कुछ बिजनेस में, कुछ बड़े बड़े व्यापारी लोग अपना अपना गोदाम बना के मकई का बिजनेस करते हैं। हरसिमरत कौर वो आए थे, लेकिन बिना उद्घाटन के यहाँ की अव्यवस्था को देख के वो चले गए थे। टोडरमल ने खगड़िया को फरकिया की उपाधि दी थी और आज भी खगड़िया फरकिया के ही नाम से जाना जाता है। ये जो मेगा फूड पार्क है उसका निर्माण कार्य यदि समय रहते यदि पूरा किया गया होता और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे और जो सरकार है यदि दिलचस्पी दिखाती तो किसानों के लिए ये फूड पार्क वरदान साबित हो सकती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।